हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 जेसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज के बारे में। और इससे पहले कि आप लोग का दो चैप्टर जो है वो फुल यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों करवाया जा चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से प्लीज आप जाके देख सकते हैं। दो चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है। उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर में हैं और इसी तरह से जो है और भी सब्जेक्ट का जो है वो, जैसे कि आप लोग का ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, साइंस हो गया, सबका करवाया जा रहा है। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है जिस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आप लिंक जो है वो क्लिक करके डायरेक्ट जो है प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज के बारे में। तो चलिए फिर बिना देर किए जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ बात आता है, हम लोग यहाँ समझेंगे कि ग्रामीण जीवन मतलब गांव का जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है। गांव में लोग रहते हैं, वो किस प्रकार का रहन सहन रहता है, वहाँ के रीति रिवाज किस तरह का रहता है, लोग जो है वो क्या खाते हैं, ठीक है, वो सारा चीज के बारे में। फिर वो समाज कैसे बनता है, समाज में लोग किस तरह से रहते हैं, एक सामाजिक जो है कार्य होता है वो किस तरह से होता है, समाज में लोग जो है वो एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं, वो सारे चीज के बारे में। ठीक है। तो अब यहाँ बात आता है कि 1757 ईस्वी, ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी जो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े थे, बस उसी को जो है और आगे के बारे में हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। ठीक है। तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है वो कंपनी जीत गया था, मतलब अंग्रेज जो था उनको जीत हासिल हुआ था। और इस वजह से जो है उन लोगों का जो है मनोबल जो है और भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था। और अब जो है कंपनी बंगाल के व्यापार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो है विजय का पताका लहराने पर जो है वो विचार करने लगी। यानी कि जब बंगाल को जीत लिया ये कंपनी, ठीक है, वहां सिराजुद्दौला को, मीर कासिम को, मीर जाफर को, ये सब को जो है हराने के बाद जो है सभी को मतलब जो है कि इसमें बहुत सारा जो है कि अम, एक तरह से बोला जाए कि मतलब जो है कि विश्वासघात किया है ना। विश्वासघात करने के बावजूद भी जो है उसके बाद जो है कि नहीं, ये लोग जो है वो जीत पाए, यानी कि वहां के जो नवाब लोग हैं वो नहीं जीत पाए, अंग्रेज जीत गए। ठीक है। तो बंगाल के जब अंग्रेज जीते तो उनके बाद उनके जो है मनोबल जो है काफी जो है हद तक और बढ़ गया, और वो लोग सोचने लगे, यानी कंपनी सोचने लगा कि क्यों ना जो है कि बंगाल के साथ साथ अब जो है कि और भी जो है अगल बगल में जो भी क्षेत्र है सब में जो है हम लोग क्या करें कि मतलब विजय का पताका, मतलब और भी जो राजा वगैरह जो है स्थानीय राजा वो सबको हरा के जो है वो क्षेत्र को अपने अंदर में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। इस तरह से कंपनी विचार करने लगा। अब इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो व्यापार के माध्यम से अधिकतम मुनाफा कमाना था। मतलब कंपनी चाहता था कि अगर हम चारों तरफ जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं तो हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमा पाएंगे, है ना। ज्यादा एरिया से जो है ज्यादा जगहों से जो है चीजों को अगर हम लोग लेते हैं तो प्रशासनिक हस्तक्षेप द्वारा जो है अपने व्यापार को सुरक्षित करना था। अंग्रेज चाहता था कि पूरी तरीका से, है ना, हम ही लोग का जो है वो दबदबा रहे, पूरा प्रशासनिक तरीका से जितना भी वहां देख रेख होता है वो सारा चीज हम ही लोग करें, जितना भी जो है वो खरीद बिक्री होता है वो हम ही लोग करें। ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज चाहने लगा। और बक्सर के युद्ध में जीत ने जो है, बक्सर का जब युद्ध हुआ और वहां जीत हुआ, उसके बाद कंपनी का भविष्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया गया। मतलब की बात है यहाँ कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी के गवर्नर जो थे जनरल लॉर्ड क्लाइव, उन्होंने जो है मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने में जो है वो सफलता हासिल की। और इसके बाद बंगाल से जितना भी राजस्व था वो प्राप्त होने लगा। यानी कि बंगाल को पूरी तरह से ना, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बंगाल को जो है वो अंग्रेज जीत लिए थे। और बंगाल से जो भी राजस्व वगैरह कर वगैरह आता था वो लोग जो है वो अंग्रेजों को यानी कि कंपनी को प्राप्त होने लगा। ठीक है। बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे जो है बात ये हुआ कि दीवानी मिलने के बाद कंपनी के समक्ष में, है ना, कंपनी के सामने जो है वो कई तरह के जो है वो चुनौतियां भी मतलब जो है सामना करना पड़ने लगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन लोगों को नियंत्रित करना जरूरी था। ठीक है। अब ये कंपनी सोचा कि अब गांव के लोगों को जो है क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको नियंत्रित करना चाहिए, ताकि जो है कि अगर वो कंट्रोल में रहेंगे तभी हम लोग जो है वो शासन कर पाएंगे। ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले से शासक कर चुके थे, ठीक है, जो मतलब जो पहले से शासन कर रहे थे, उनको जनता के बीच में अब वो भी जो है वो काफी सम्मानित थे। मतलब जैसे कि अलग अलग गांवों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासक थे, मतलब जो कि नवाब या राजा थे, ठीक है, स्थानीय राजा, तो वो काफी सम्मानित हो चुके थे। मतलब गांव के लोग उनको काफी सम्मान करते थे। तो कंपनी के ऐसे स्थिति में जो है लोगों को समय संयम पूर्वक जो है नियंत्रण में लेने के प्रयास करने लगी, कि मतलब अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मान चलो कि अचानक अगर ये लोग जो है कंपनी वहां के स्थानीय राजाओं को अगर अपने हिरासत में लेता है तो फिर तो वहां के लोग जो है, क्योंकि लोग तो चाहने लगे हैं ना वहां के राजाओं को, तो लोग जो है कि वो हथियार उठा लेंगे या फिर तो लोग जो है वो विद्रोह करेंगे।
तो ये काफी संयम पूर्वक द्वारा जो है वो अंग्रेज सोचा, कंपनी सोचा कि जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के जो है इसको अपने में मिलाना है, ठीक है। हालांकि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं था, मतलब जो है कि पूरी तरह से अगर वहां का देखा जाए गांव के इलाके में इस तरह से समाप्त करना, तो वो कंपनी की बस के बाद उतना संभव नहीं था। लेकिन इस अध्याय में हम लोग जो है अभी तक जो पढ़े हैं, ठीक है, अभी बस ट्रेलर था, है ना। अब जो है आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार अपना उपनिवेश बनाया, मतलब गांव को जो है, जो कि मतलब उतना आसान नहीं था अपने आप में मिलाना अंग्रेजों को, वो भी जो है अपने आप में मिला लिया और अपने राय के लिए कौन कौन सा जो है संसाधनों का जो है प्रयोग किया, है ना, उस चीज के बारे में। और ग्रामीण जनता के अधिकार पर कैसे जो है वो गांव के लोग जो था उस पर किस तरह का अंकुश लगाया गया कि जो है कि अपने मन से जो कुछ नहीं कर पाएंगे, और अपने व्यापारिक लाभ के लिए किसान को व्यावसायिक फसल, मतलब जो है कि जिस फसल का ज्यादा डिमांड था यूरोपीय देश में, उन फसलों को जो है वो खेती करने के लिए कैसे बाध्य किया। तो ये सारी चीज हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अभी तक अगर आप चैनल में नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से हम लोग जो है चैप्टर मेन जो है यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के सामने वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है आपका दोस्त भी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ सके और आप लोग की तरह ही जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो अब आता है कि कंपनी की आय, है ना, कंपनी आखिर उसका इनकम कैसे होता था, ठीक है, वो चीज को हम लोग जानेंगे। तो बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद कंपनी भी जो है अब तक स्वयं को एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही मानती थी। मतलब देखिए यहाँ क्या हुआ कि बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद, मतलब बंगाल जो है वो अंग्रेजों यानी कि कंपनी के अधीन में आ चुका था, ठीक है। और फिर भी जो है वो कंपनी स्वयं को जो है व्यापारिक कंपनी ही मानता था कि हम लोग जो है वो एक तरह से व्यापारिक कंपनी है, हम लोग जो है शासन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका मुख्य लक्ष्य था कि व्यापार में लाभ हासिल करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। लेकिन कंपनी सोचा कि अगर व्यापारी, हम लोग तो व्यापार ही है, अभी तक तो जो है कि व्यापारिक कंपनी ही है, मतलब बंगाल जीतने के बाद भी ये सब सोच रहा था। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अगर व्यापार में लाभ अगर कमाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि अगर लाभ कमाना है तो प्रशासन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब जो भी सेना वगैरह, जो भी कर वसूली वगैरह है, वो सारा का सारा जो है वो वहाँ के स्थानीय राजा ना करके बल्कि जो है हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। हम लोग खुद से जो है अपने मतलब कर कितना लेना है नहीं लेना उस चीज को लगाएंगे। तो कंपनी आम जनता पर जो है भारी लगान लगाना चाहती थी। कंपनी मतलब कंपनी सोची, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हम क्यों ना जो है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, अब यहाँ देखिए, यहाँ कंपनी ज्यादा लाभ कमाना चाह रही थी कि कंपनी, यहाँ भारत के लोगों को तो कोई सगा रहता, मतलब सगा कोई तो था नहीं, है ना, कि मतलब यहाँ के लोगों के भविष्य के बारे में, भलाई के बारे में सोचता, क्योंकि ये लोग तो चाहता था कि जितना ही सब तो लूट के जो है कि तकलीफ दे के जो है यहाँ से सारे चीज को ले जाए, ठीक है, ये चीज था। तो अब जैसे कोई अगर इधर का राजा रहे, अपना ही देश का राजा रहे, तो उस समय हो सकता है कि थोड़ा सा जो है कि लोगों के प्रति दया मोह भाव ये सब रहे। लेकिन अंग्रेज जो था वो मेन तो व्यापारी करने के लिए आया था। तो अंग्रेज कंपनी जो है आम जनता पर भारी से भारी जो है वो लगान लगाना चाहा, लेकिन जो है लगान का आकलन एवं वसूली के लिए जो है कोई सुदृढ़ रणनीति नहीं था। हाँ, अंग्रेज के पास जो है कुछ नियम वगैरह नीति वगैरह नहीं था कि आखिर किस तरह से लगान लगाया जाए, कितने मतलब जो है कि लगान लगाया जाए, किस पर कितना लगान लगाया जाए, ठीक है। आखिर लगान लगाया जाए तो उस पर कुछ जमीन वगैरह होगा तब तो उसको इस तरह का कोई मतलब रणनीति था ही नहीं, है ना, कि किस तरह से जो है कि हम लोग जो है कि लगान लगाएं और किस तरह से वसूली करें। तो सबसे पहले तो ये जो नियम बनाना पड़ेगा, है ना, अंग्रेज चाहा कि कुछ ना कुछ तो नियम बनाना होगा, उसके हिसाब से जो है हम लोग लगान लगा सकते हैं। ऐसे तो आजादी तो किसी से किससे लेंगे यार, कितना लेंगे, ठीक है, वो चीज। तो ज्यादा राजस्व प्राप्त करना एवं सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। मतलब देखिए यहाँ क्या अंग्रेज चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर ले और सस्ता माल को खरीदे, जो भी चीजें यहाँ से खरीदना है भारत से उसको काफी सस्ता में खरीदे और वहां ले जाके हम लोग जो है महंगा में बेचे। यही जो है वो कंपनी का उद्देश्य था, यही जो है कंपनी का जो है मेन ऑब्जेक्ट था, कि मतलब यही चीज चाहता था वो। तो 1765 ईस्वी से पहले जो है कंपनी भारतीय सामान, ठीक है, खरीदने के लिए लंदन से सोना लाता था। हम लोग पहले दूसरे चैप्टर में बताएं कि पहले जो है वो कंपनी क्या करता था, लंदन से यहाँ के चीजें खरीदने के लिए जो है वो सोना लाता था, चांदी लाता था। लेकिन जैसे ही, है ना, अब वो जो है कि बंगाल में जमा होने से, मतलब वहां जो है कि ला ला के जो है बंगाल में जो है जमा होने वाले पैसे से ही जो है वो निर्यात करने के लिए चीजें खरीदी जा सके। अब यहाँ क्या किया कि जब बंगाल का दीवानी हासिल हो गया तो बंगाल में जो भी पैसा आता था, ठीक है, उसी से जो है वो चीजें को खरीदता था और इसी से जो है वो निर्यात करता था, मतलब सब चीज, है ना, यहाँ के कर से करने लगा। अब जो है कि जो वहां से सोना चांदी लाता था उसको भी लाना बंद कर दिया अंग्रेज लोग। अब इसके कारण प्रति वर्ष हर साल जो है भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होते गया, मतलब भारत का जो भी संपत्ति था, जो भी यहाँ की चीजें था, वो सारा चीज जो है अंग्रेज जो है वो अपने देश लेते गए, ठीक है। यहाँ से तो मसाला वगैरह ये सारी चीज तो ले ही जा रहे थे, यहाँ का सोना चांदी जो भी वहां से लाए थे उसको भी जो है वो लेना शुरू कर दिया वापस वहां अपना ही देश में। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इंग्लैंड की अधिक अमीर, है ना, और भारत जो है काफी गरीब हो चुका है। मतलब देखिए कि इंग्लैंड से पहले क्या आता था, सोना चांदी आता था भारत से व्यापार करने के लिए,
लेकिन यहाँ स्थिति तो बदल गया। ठीक है, अब जो है भारत में सोना जो था उसको भी जो है वो ले जा गया और यहाँ जो है वो कागज का पैसा पकड़ा दिया कि लो, है ना, बच्चे की तरह। तो गरीब भारत जो है काफी गरीब हो चुका था और इंग्लैंड इस हिसाब से जो है और भी अमीर हो गया, क्योंकि जो भी सोना वगैरह वहां से लाया वापस वहीं चला गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सस्ता चीजें जाता था और वहां जो है महंगा में बिकता था। तो निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु में से जो है यहाँ से जो भेजा जाता था उसमें से जो है मेन मेन जो था वो सूती और रेशम के कपड़ा, ठीक है, प्रमुख था। और इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, मतलब इंग्लैंड में उस समय जो है उद्योग नया नया जो है फैक्ट्री वगैरह जो है वो आ रहा था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति चल रहा था। तो अब आगे बात आता है कि रेशमी कपड़ा जो है ये प्रमुख था, सूती कपड़ा यहाँ से जो है प्रमुख था यहाँ से जाने के लिए। अब इंग्लैंड है ना, इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी चल रहा था, मतलब नया नया उद्योग फैक्ट्री वगैरह भी आ रहा था। इसलिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित के लिए जो है भारतीय किसान और कारीगर का शोषण शुरू हो गया। अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो रहा था तो इंग्लैंड के उद्योगपति लोग और व्यापारी लोग जो है भारत के किसान पर शोषण करने लगे, कारीगरों पर शोषण शुरू कर दिया। मतलब शोषण मतलब जो है इन लोगों पर जो है अत्याचार टाइप में, जैसे कि जो है कि जबरदस्ती जो है कि मतलब किसी प्रकार की खेती करवाना, किस तरह की खेती करना है तुमको, नहीं करेगा तो जो है कि दंडित किया जाएगा। तो तरह तरह की चीजें शुरुआत कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा है इसे भी जाने, है ना, ये सबको हम लोग जो है एक एक करके देखते जा रहे हैं। भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने जो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन जो है कि 1867 ईस्वी में जो है वो एक पुस्तक लिखे हुए थे और उसमें जो है पूरा विस्तार तरीके से बताए हुए हैं। नेक्स्ट है कि अब जो है कि इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब जैसे कि बंगाल पर जो है कि बंगाल का जब दीवानी प्राप्त हुआ, बंगाल को पूरी तरह जीत लिया अंग्रेज, ठीक है, तो वहां तो पूरे का पूरे जो है वहां के लोगों का, वहां के किसान का स्थिति जो था काफी जो है वो खराब हो चुका था, काफी जो है बदतर हो गया था, है ना। वे लगान चुकाने में भी समर्थ नहीं रहे थे। अंग्रेज जो था कव्हारी भरकम लगान लगा दिया था कि मतलब इतना लगान देना होगा। तो वहां के किसान जो है काफी जो है त्राही त्राही हो चुके थे। कारीगर कंपनी के भय से, गांव में जो भी कारीगर वहां था, है ना, डर से कि अंग्रेज जो है हम पर जो है कि हमला ना कर दे या फिर तो दंडित ना करे, उसके लिए जो है वो डर से जो है वहां से भागने लगे। जो है वो जो भी वहां के जो कारीगर लोग थे, ठीक है, भागने पर जो है विवश होना पड़ गया कि भागना ही जो है अब लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि कर हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो उन्हें अपनी चीजें कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी और कंपनी द्वारा जो है मजबूर किया जाता था कम कीमत में बेचने के लिए, क्योंकि वो जो है कम कीमत में बेचना होगा। ठीक है, जितना हम डिसाइड करेंगे उतना में बेचना होगा और उसके बाद जो है वो चीज जाके जो है वहां वो लोग ज्यादा यूरोप में, ये देशों में जो है वो ज्यादा महंगे में बेचते थे। तो इस परिस्थितियों में से जो है एक और जो है वो खेती चौपट होने लगा था। खेती भी जो है ज्यादा नहीं होने लगा था, क्योंकि अब बताओ कि कौन खेती करेगा अगर सस्ते दाम पर कोई खरीदेगा और उसमें इतना मेहनत लगता है, कर देने अपना भी जो है वो अगर कीमत नहीं दे रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है वहां के लोगों पर, वहां के किसानों पर। तो कारीगरों का उत्पादन भी गिरने लगा था, कारीगर लोग जो है ज्यादा, जो कारीगर वहां के थे वो ज्यादा उत्पादन भी नहीं करने लगे। ठीक है, अब 1770 ईस्वी में क्या हो गया, तो 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के कारण, अब बंगाल में अकाल भी पड़ जाता है ना, और भी समस्या हो गया। और वहां की स्थिति जो है और भी काफी, है ना, बहुत ज्यादा जो है वो और भी बेकार हो गया, और भी दयनीय हो गया, और भी जो है कि नहीं देखने लायक हो गया। एक अनुमान के अनुसार जो है इस अकाल में जो है 1 करोड़ से भी जो है वो अधिक लोग का मौत, और ये जब अकाल हुआ तो उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है मारे गए। ठीक है, भूख से, अकाल से। ठीक है, लेकिन कंपनी भी जो है इतना लतखोर या फिर तो इतना जो है कि स्वार्थी कि एक बार भी जो है कि वहां के लोगों के बारे में, राहत पहुंचाने के बारे में भी जो है कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया, है ना। इस तरह से मतलब जो है कि इंसान का जो है वो, इंसान मतलब भारतीय लोगों का जो है वो दुख तकलीफ किसी तरह से वो लोग को देखा नहीं जा रहा था। मतलब वो लोग का तो बस एक ही मकसद था कि जो है कि यहाँ से जो है वो चीजों को ले जाना है, यहाँ के आदमी मर जाए, कुछ हो जाए, उससे मतलब नहीं, बस यहाँ से तो जो है इसको पूरा पूरा कंगाल बना के जाना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से अब जो है अंग्रेज कुछ कुछ नियम लगाना शुरू किया। ठीक है, तो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, भूमि का राजस्व मतलब जो है भूमि से कर लेने के लिए कुछ कुछ जो है व्यवस्थाएं वगैरह, नियम वगैरह बनाने लगा कि किस प्रकार जो है हम लोग यहाँ से जो है वो कर वगैरह ले पाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है गहरी संकट में फंस चुका था। जब अंग्रेज यहाँ इस तरह से शोषण वगैरह करने लगे तो भारत का अर्थव्यवस्था काफी जो है काफी, है ना, एकदम खराब हो चुका था, नष्ट होने वाला था। और कंपनी के अफसर भी को ये लगने लगा कि अब कृषि में जो है कुछ ना कुछ जो है वो सुधार करना होगा। ठीक है, जिस प्रकार जो है कि भारत का स्थिति बहुत जो है वो संकट में फंस गया है, तो कंपनी के अफसर लोग को जो सोचा कि यहाँ का जो कृषि जो कर रहा है उस सब में कुछ नियम वगैरह में जो है कुछ सुधार करेंगे, भूमि में कुछ निवेश करना जो है वो जरूरी हो गया है।
अब इसके बाद जो है अंग्रेज ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में जो है भूमि व्यवस्था का भू राजस्व है ना अंतर्गत कई व्यापक परिवर्तन किया। मतलब भू राजस्व मतलब जो है भूमि से जो भी कर वगैरह लेना है कि जिसका पास इतना भूमि है तो वो इतना कर देगा, उसके लिए जो है अलग अलग जो है वो नियम वगैरह बनाना शुरू कर दिया। बंगाल में स्थित एक मुर्शिदाबाद है, ठीक है, वहां जो है एक साप्ताहिक हाट मतलब जो है सप्ताह में जो बाजार लगता है उसके बारे में यहाँ चित्र दिखाया गया। नियम क्या लगाया, सबसे पहला जो है हम लोग समझेंगे वो अस्थाई बंदोबस्ती है ना, ये पहला नियम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया। ये क्या कहता है, तो इसके कर्म में है ना, इसी कर्म में जो है सबसे पहले 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती को बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। अब ये अस्थाई बंदोबस्ती आखिर होता क्या है भाई, ठीक है। अंग्रेज लोग जो है वो ये सब सारा नियम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि वो लोग के पास कर चाहिए होता, ठीक है, और कर मिल नहीं रहा था, और कर मिल भी रहा था तो उतना नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से ये लोग जो है छटपटी से तरह तरह के नियम कानून जो है बदलते रहा है ना, कुछ नया लाया कुछ पुराना लाया, तो इस तरह से करते गए। तो अस्थाई बंदोबस्ती ये सबसे पहले 1993 ईस्वी में बंगाल में जो है वो अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप लोग के यहाँ से जीके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उठ सकता है कि सबसे पहले 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ लगाया गया था, तो बंगाल में लगाया गया था, ठीक है, जिसे कि जागीरदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती के और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता है। अब बंगाल के बाद है ना, ये बंगाल में जब लगाया गया उसके बाद उसके बगल में जो है बिहार, उड़ीसा है ना, इन जगहों पर जो है ये अस्थाई बंदोबस्त को भी लागू कर दिया गया। आखिर ये अस्थाई बंदोबस्त होता क्या है भाई, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार से है ना माल गुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निर्धारित कर दी जाती थी। मतलब ये अस्थाई बंदोबस्त क्या है, तो इसके अंतर्गत जमींदार लोग जो थे जिनका पास काफी जमीनें रहा करता था, तो उनसे कर मालगुजारी के रूप में जो एक निश्चित आय हमेशा के लिए की, मतलब तुमसे हमेशा जो है इतना ही लिया जाएगा, ठीक है। अब तुम उसमें किसी भी प्रकार के तुम जमीन को किसी किसान को करने के लिए दो या तुम खुद करो क्या करो वो हम नहीं जानते हैं, बस अगर हम तुम्हारे पास देखें कि तुम्हारे पास इतना जमीन है, इतना जमीन का हम इतना लेंगे, ठीक है। अब तुम कैसे देगा नहीं देगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अस्थाई बंदोबस्त के नियम कहता है। तो जमींदार किसान से वसूले गए लगान का लगभग जो है वो 10/11वां भाग सरकारी कोष में जमा करता था और शेष 1/11 भाग अपने खर्च के लिए। यहां समझिए, पहले जमींदार जो था किसानों से वसूली किए, मतलब अगर मान के चलिए कि अगर किसान से जो है ना किसान से जमींदार जो है किसान से लगान का जो है वो 100% जो है 11 मान के लिए 11 भाग है ना, 11 जो है 100% है। अब उसमें से जो है वो 10 है ना 10 भाग जो है वो सरकारी कोष में जमा कर देता था, और एक जो बच जाता था उसको जो है वो अपना है ना अपने खर्च के लिए जो है वो परिश्रम एवं दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ क्या बोला है कि किसान से, ठीक है, किसान से जो भी चीजें अगर ये जमींदार ले रहा है उसका 10/11%, सॉरी 10/11 भाग जो है ना, मतलब 11 भाग में से 10 भाग जो है वो खुद जो है वो सरकारी कोष में जमा कर देता था, ठीक है। और जब एक बच जाता था वो अपने अपने पास रखता था जमींदार। यानी कि देखिए अगर मान के चलिए कि कोई किसान से जो है वो 11 रुपया अगर वसूल किया है ना, जमींदार जो है कोई किसान से 11 रुपया वसूल किया है, तो उसमें से 10 रुपया जो है वो दे देगा किसको, सरकारी कोष में, यानी कि जो है वो कंपनी को दे देगा, और बाकी 1 रुपया बचा वो जमींदार अपने पास रखेगा। देख रहे हैं ना चीजों को, देखिए यहाँ की कितना ज्यादा, यानी कि 10 रुपया जो है वो दूसरों को दे देगा और एक जो है अपने पास रखेगा, मतलब कर इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अब यदि जमींदार या निश्चित पर जो है सरकार को खजाना में लगान जमा नहीं करता, ये जो जमा करना था है ना 10/11, ठीक है, ये नहीं जमा करता तो उसका जमीन जो है फिर से नीलामी कर दिया जाता था, दूसरे जमींदारों को या दूसरे लोगों को बेच दिया जाता था, और फिर जो है वो किसानों को देता था करने के लिए। तो ये तरह से व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्ती चल रहा था। अस्थायी बंदोबस्ती में क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्ती में मेन ये था कि जमींदार किसान से कर वसूलता था, ठीक है, और जितना कर वसूलता था उसका 10/11 भाग जो है वो सरकारी मतलब जो है कोष में जमा कर देता था, और एक बार भाग जो बचता था वो अपने पास रखता था, कौन, तो ये जमींदार, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से वहां नियम लगा दिया, ठीक है। और अगर कोई जमींदार जो है ये चीज को नहीं अगर पूरा कर पा रहा है तो उसका जमीन फिर से छीन लेता था अंग्रेज, और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को दे देता, ठीक है, नीलामी कर देता था। अंग्रेज इस व्यवस्था के तहत जो है वो तय और नियमित आय सुनिश्चित करना चाहते थे। लगान वसूली के लिए वो अपना समय और धन व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। मतलब जो है लगान वसूली करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, हम लोग क्यों लगान वसूली करेंगे, जमींदार वो अपना करेगा और उससे हम लोग डायरेक्ट लेंगे, हम लोग जमींदार को जानेंगे। अब जमींदार कितने लोग किसानों को जो है वो जमीन देगा वो उसका प्रॉब्लम है, वो समझेगा कि कितने लोगों को वो दे रहा है इसको, ठीक है। तो कंपनी इसके साथ ही जो है जमींदारों को जो है अपना सशक्त समर्थन बनाना चाहती थी। यह व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था, ठीक है। और अब ये बदलते हुए हालात में किसान कृषि पर जो है वो अधिक ध्यान देने लगे थे,
ठीक है, कि अगर खेती अच्छे से करेंगे तो फिर जो है कि कर नहीं दे पाएंगे, फिर भूखे रहना पड़ेगा, तरह तरह का जो है शोषण भी होगा, क्योंकि उसे अंग्रेजों को अधिक लगान देना पड़ता था, और अधिक लगान देने के लिए हमेशा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खेती वगैरह करना होगा, ताकि जो है कि बिक्री करने के बाद जो है कुछ लगान वगैरह अच्छे से चुका पाए। और इस व्यवस्था को सर्वाधिक लाभ, है ना, जमींदार को हुआ, इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो फायदा हुआ वो जमींदार का हुआ। अब मान के चलिए कि आखिर जो है कि यहाँ तो फिक्स कर दिया गया, अब जब जमींदार जो है वो किसान से अगर मान के चलिए 5 ले रहा है ना, तो 5 ले रहा है तो कुछ जो है कि उधर दे दिया, है ना, 10/11 भाग जो है वो उधर दे दिया सरकारी कोष में, और बाकी जो बचा एक वो फिर अपने पास रखा। और अगर किसी से 4 लिया है तो उसका, यानी कि इसमें देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो है जमींदार को घाटा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कम लेगा तो अंग्रेज को कम देता, ठीक है, ज्यादा लेगा तो अंग्रेज के ज्यादा देता, तो किसान लोग के पास से जो कम ही मतलब होता था, ज्यादा ले नहीं पा रहा था। अब आता है कि उसके बाद अस्थायी बंदोबस्ती के दोस्त। अब अस्थायी बंदोबस्ती जो है इसमें कुछ कुछ जो है वो कम ही लगने लगा अंग्रेजों को, जो है कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यवस्था सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्ती के दोस्त क्या है, तो अस्थायी बंदोबस्ती से सबसे अधिक हानि जो हुआ है वो किसान को हुआ था, ठीक है। इस व्यवस्था से जो है उनमें भूमि संबंधी उनका परंपरागत अधिकार छीन लिया गया, मतलब जो जमीन का जो मालिक हुआ करता था किसान लोग, वो तो मालिकाना हक भी छीना गया, कि अब जो है तुम लोग को ये जमीन नीलामी, जो कर नहीं दे पा रहा था उसका जमीन तो नीलाम कर दिया जाता था। वे किसान से मजदूर में परिवर्तन हो गया, मतलब जो किसान था जिसका पास अपना जमीन था वो मजदूरी यानी कि दूसरे के जो है वो जमीन में जो है खेती वगैरह करने लगा था, ठीक है, ऐसे बन गया था। अब सरकार के साथ उनका कोई भी सीधा संबंध नहीं रह गया। अब सरकार से ये डायरेक्ट कुछ मतलब जो है किसान लोग बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि मेन बीच में कौन आ गया, जमींदार आ गया। और जमींदार अनेक तरह से जो है उन पर अत्याचार भी करता था, शोषण भी करता था, कि इतना कर देना होगा तो देना हो, मतलब अंग्रेज जो है वो कर के लिए किसको जो है पूरा का पूरा जो है पदभार सौंप दिया, जमींदार को। और जमींदार से जो है वो अंग्रेज लेता था कर, ठीक है, और जमींदार जो है वो किसानों से कर लेता था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है बात ये आता है कि अंग्रेज और किसान के बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं था। जैसे कि जमींदार है, ठीक है, जमींदार है, इधर जो है वो अंग्रेज है, ठीक है, और इधर जो है वो किसान है, ठीक है। तो ये इसको जानता था और ये इसको जानता था, ठीक है। ये दोनों में जो है वो काफी जो है ये संबंध ही नहीं था, मतलब अंग्रेज और किसान में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था। अंग्रेज जो था जमींदार से लेता था और जमींदार जो था वो किसान से लेता था, इस तरह से था। तो बाद में क्या हुआ कि बाढ़ और अकाल जब आ गया तो सरकार मालगुजारी में कोई भी छूट नहीं दिया, है ना, सरकार जो है किसी प्रकार की छूट नहीं दे रहा था। तुम्हारा माल या फिर तो जो भी समय ये चीजें हैं, है ना, जो भी जो है बाढ़ से अकाल में जो भी जो है वो खेती हुआ है या फिर तो नहीं भी हुआ है, अगर बर्बाद भी हो गया है तो किसी प्रकार को जो है छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। बर्बाद हो गया तो अब तुम कहां से भरेगा वो समझो। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान बढ़ाने का अधिकार चूंकि जमींदार के पास था, अब जमींदार लगान को बढ़ा सकता था, क्योंकि जमींदार ही जो था कि किसान लोग से क्या कर रहा था, जमींदार जो था वही किसान से जो है वो कर को वसूल कर रहा था, अंग्रेज तो नहीं। तो बढ़ाता कर कौन, जमींदार, जितना बढ़ा सके बढ़ा सकता था। तो इससे जमींदार की संपत्ति में इजाफा होता चला गया, जमींदार लोग काफी कमा लिया, और इस प्रकार जो है कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था कंपनी के आय में कमी आया। और ये बोला कि नहीं, इससे तो जो है काफी हम लोग को घाटा हो जा रहा है, और कंपनी जो था, है ना, भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास भी हुआ, और कंपनी को मतलब जमीन में जो भी उपजाऊ था, है ना, एक बार कृषि 2 बार कृषि करने के बाद धीरे धीरे वहां जो है वो खाद वगैरह नहीं डालने के बाद जो है उसका जो है वो उपजाऊपन जो है कम हो जाता है। तो जमींदार को अधिक शक्तिशाली होने का मौका भी मिल गया, और जमींदार के पास काफी रुपया जो है वो आ चुका था, काफी जो लोग भी कमा लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। अब आता है उसके बाद दूसरा व्यवस्था महालवाड़ी, ठीक है। ये क्या व्यवस्था था, तो अस्थायी बंदोबस्ती जब असफल रहा, है ना, कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो कंपनी जो है वो दूसरा जो है व्यवस्था को लाया। उस व्यवस्था को हम लोग महालवाड़ी के नाम से जानते हैं। ये महालवाड़ी को भी देखेंगे कि क्या था नहीं था, ठीक है। चीजों को बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से हो सकता है क्या आपके समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है। काफी चीजें को अंडरलाइन जो है वो एक एक करके एक एक पॉइंट को जो है समझाया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। और वीडियो को एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो अस्थायी बंदोबस्ती असफल हो गया, उसके बाद कंपनी को ये लगने लगा कि राजस्व बंदोबस्त के लिए एक नया जो है व्यवस्था शुरू करना होगा, मतलब कर लेने के लिए कुछ नया। ये अस्थायी बंदोबस्ती जो है काफी जो है वो अच्छा नहीं रहा, इससे जो है कि जो जमींदार लोग था वो लोग काफी जो है वो हद तक जो है वो फायदा हुआ। तो इसके तहत एक नया व्यवस्था लाया गया, ठीक है, जिसका नाम पड़ा महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया, ठीक है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार मान लिया जाता था, मतलब जो है कि कोई भूमि है तो वहां जो ग्राम समुदाय जो है उनका अधिकार वो भूमि में हो जाएगा, ठीक है। और इस समुदाय के सदस्य
अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान का अदायगी कर सकते थे। सरकार लगान को एकत्र करने के लिए जो है प्रति पूरा क्षेत्र या पूरा महाल समूह जो है सामूहिक रूप से जो है वो जिम्मेदार होता था। मतलब यहाँ जो है कि कर कैसे लेता था तो समझिए, एक तरह से माहौल हम लोग बोलते हैं ना, मोहल्ला, गांव मोहल्ला बोलते हैं ना, गांव मोहल्ला। तो सरकार यहाँ जो है यानी कि जो है वो कंपनी का किया कि इस सामुदायिक सदस्य को अलग अलग या फिर तो जो है संयुक्त रूप से लगान का अदायगी करने के लिए जो है वो सरकार एकत्र करने के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र को, एक खाना पूरा क्षेत्र को जो एक महाल समुदाय, मतलब वहां के लोगों को जो है वो समुदाय को, वहां जो जहां लोग रह रहा है ना, वहां के लोगों को सौंप दिया कि इतना से जितना जमीन को जो है वो कर तुम लोग जो है वो व्यवस्था करके देगा। और ये व्यवस्था सबसे पहले जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है ये प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था, जिसे कि 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में जो है पंजाब में लागू किया गया था। और ये व्यवस्था जो है वो तहत राजस्व इकट्ठा करने और उसकी कंपनी को जमा करने का जिम्मा जो है एक जमींदार की जगह अब गांव के मुखिया को सौंप दिया जाता है ना। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ कि ये महालवाड़ी क्या होता है कि एक मोहल्ला है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक गांव है, ठीक है, एक गांव हम लोग मान लेते हैं पालम, ठीक है, पालमपुर है ना। तो पालमपुर गांव के कर कैसे लेना है, तो यहाँ के जो गांव का मुखिया रहेगा, जो हेड आदमी रहेगा, ठीक है, वो पूरा है ना, पूरा पालमपुर गांव वाले से जो है वो कर को अपना वसूल कर लेगा। और उस मुखिया से फिर जो है वो कौन लेता, अंग्रेज लेता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त के जैसा ही है। वहां जमींदार लोग था, वहां नियम था 10/11 का, 8/11 का, ठीक है, ये नियम था। लेकिन यहाँ हम लोग समझ लेंगे कि कोई गांव था, वहां पूरा मोहल्ला, ठीक है, उस गांव के सारे लोगों का जो है वो कर को जो है वहां के मुखिया जो है वो जमा लेता, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इस तरह जो है कंपनी जमा करने का जिम्मा जो है एक गांव के मुखिया को सौंप दिया था। और गांव के मुखिया जो है महालदार, ठीक है, मतलब अस्थायी रूप से तय नहीं किए गए थे, है ना। मतलब जो है यह महालदार यानी कि जो कर को वसूली करता, ठीक है, मुखिया को जो है महालदार कहा गया। और इस व्यवस्था के तहत जो है राजस्व यानी कि जो कर है अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, मतलब कितना लेना है नहीं लेना है, बल्कि कंपनी समय समय पर इस पर संशोधन भी कर सकती थी, मतलब जो कि चेंजिंग कर सकता था कि कितना लेना है नहीं लेना है। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल 30% भूमि पर, है ना, मतलब 30% जो है वो जमीन पर जो है ये चीज व्यवस्था को लगा दिया गया था, महालवाड़ी व्यवस्था को लगा गया था। और इसमें लगान की दर जो है उपज का लगभग 80% होता था, जिसे कि विलियम्स बैटिंग्स ने कालांतर समय में जो है वो 66% कर दिया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो किसान का हालत और भी खराब हो चुका था, है ना। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ कि बात क्या था कि जो भी कर लेगा अब वो गांव का मुखिया लेगा, और उस गांव के मुखिया का नाम क्या पड़ गया, महालदार पड़ गया। यहाँ तक क्लियर है। और इस व्यवस्था में जो है वो कोई भी फिक्स नहीं किया गया, कंपनी जब मन करे तब बढ़ा सकता है, जब मन करे तब घटा सकता है। और यह व्यवस्था पूरा ब्रिटिश भारत, मतलब जो है पूरा 30% जमीन पर जो है ये नियम लग गया था, मतलब पूरा भारत का जो है 30% जमीनों पर जो है ये नियम लागू हो चुका था। और इसमें लगान की दर जो है उपज का 80% होता था, यानी कि जितना, अगर किसी को जो है वो 100%, मतलब यानी कि 100, है ना, 100 रुपया अगर उपजाया है तो 80 रुपया, है ना, 80 रुपया, जिसे कि जो है मतलब जो है कि लगान की दर जो है लगभग 80%, 80% जो है वो लगान देना पड़ता था, जिसे कि विलियम्स बैटिंग कालांतर के समय में जो इसको जो है फिर 66% कर दिया था। और इससे जो है किसान लोग और भी जो है कि बहुत खराब स्थिति हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भी किसानों को इस दुर्दशा पर जो है दूर करने के लिए कोई भी पहल नहीं किया, मतलब जो है कि नियम बन गया तो बन गया, अब सरकार को कोई मुंह माया नहीं आ रहा था। और जिसके कारण वहां के लोग, है ना, जिस कारण से गांव के छोटे छोटे किसान जो था, खेतीहर जो थे, वो काश्तकार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, मतलब वो लोग अपने जमीनों से जो है हाथ धोते गए। और जो है कि पूरा का पूरा काश्तकार यानी कि जो है कुछ काम करने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा, अब बल्कि जो है उसके पास लकड़ी से जो है कुछ काटने उठने के लिए, बनाने बनाने के लिए ये सब जो है काम बच गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये महालवाड़ी जब ये खत्म हो गया, तो उसके बाद ये फिर से नियम लाया। और नियम क्या लाया, रेतवाड़ी, है ना, जैसे हम लोग नहीं बोलते रेती जमीन है, गैरमजरूआ है, इस तरह बोलते हैं ना, तो रेतवाड़ी व्यवस्था लाया। अब ये क्या है, तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और बंबई के अधिकतर भाग में ये लागू किया गया था। स्टार्टिंग जो है महाराष्ट्र और ये सॉरी मद्रास और बंबई में शुरुआत किया गया था। और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो है वो टामन मुनरो को जाता है। टामन मुनरो जो है वो रेतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया था। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन का धारक, जिसको मतलब जिसका जमीन है वो रेत, है ना, जो रेती जमीन है, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक जो है, जमीन का जो मालिक था, रेत को जो है भूस्वामी का कर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय किया गया कि आखिर ठीक है, अगर ये जमीन तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ में एक शर्त लगाया जाएगा कि तुम जो है इतना प्रतिशत जो है वो कर देगा,
और इस क्षेत्रों में जो है इस व्यवस्था को लागू करने के मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे, और जहां जहां बड़े जमींदार नहीं था तो डायरेक्ट जो जमीन का मालिक हुआ करता था, जिसका जमीन था, ठीक है, उसी से जो है वो अंग्रेज लोग जो है वो कर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां क्योंकि जमींदार लोग तो था नहीं। अब इसके तहत जो है उपज से होने वाले आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। यानी कि ये इसमें जो है वो रेतवाड़ी व्यवस्था में क्या बोल दिया कि ठीक है तेरा जमीन है ना, ठीक है, तेरा जमीन है तुम अपने पास रखो, लेकिन जितना यहाँ से उपज होगा उसका 50% यानी कि आधा, आधा जो है कि हम लोग को जो है कर के रूप में देना होगा 50%। ठीक है, तो मद्रास में यह व्यवस्था लगभग जो है 30 साल तक चला था, और किसान को इस व्यवस्था में अधिक लगान के लिए जाने के विरुद्ध में न्यायालय के जाने का अनुमति भी नहीं। और यहाँ ये भी नियम था कि अगर अगर हम अंग्रेज जो है ज्यादा अगर कर ले रहा है तो न्यायालय के पास ये जनता नहीं जा सकता है, ठीक है, किसान नहीं जा सकता है कि ज्यादा कर लिया जा रहा है, हम लोग जो है वो ये अदालत जाएंगे, तो इस तरह के वहां अनुमति भी नहीं था। बंबई और मद्रास में जहां की यह व्यवस्था लागू किया गया था वहां इसके बुरे परिणाम सामने आए। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसान को कभी कभी जो है लगान चुकाने के लिए साहूकार से जो है वो कर्ज भी लेना पड़ता था, और जब कर्ज ले लिया और उसके बाद फिर से जो है कि अगर खेती वगैरह बर्बाद हो जाता था, है ना, उसके कारण जो है धीरे धीरे जो है ये अपना मालिकाना हक भी जो है वो अपना खोते गया। ठीक है, मतलब जो है रेतवाड़ी व्यवस्था में कि जो अपना जो जमीन था, ठीक है, वो चीज से भी हाथ धोते गया किसान लोग। लगान चुकाने में असमर्थ किसान को जेल में भी डाल दिया जाता था, और रेतवाड़ी व्यवस्था का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी नकारात्मक रहा, है ना। इसमें जो है किसान का जो अपना जमीन जो था उससे हाथ धोना पड़ गया था, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि के रूप में जो है बदलने लगा था, और भारत जो है ना, उत्पादन के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करने लगा कि जिससे कि धन की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। इससे कि मुद्रा का अर्थव्यवस्था और कृषि वाणिज्यीकरण को जो है भी बढ़ावा मिला। अब उसके बाद जो आया वो व्यवसायिक फसल पर जो, अब अंग्रेज का बोला कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो है खेती जो करवाना है ना इस सबसे, वो कुछ ऐसा चीजों का खेती करवाओ जिससे कि हम लोग को फायदा हो। ठीक है, तो व्यवसायिक फसल पर जोर देने लगा। कंपनी ने यूरोपीय की आवश्यकताओं को जो है ध्यान में रखकर ग्रामीण इलाकों में उन फसलों पर जोर दिया जिसके यूरोप बाजार में अच्छा मतलब बजा हुआ था। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग का जो है कोई बाजार है, ठीक है, अब वहां टमाटर का खूब ज्यादा मारा मारी है, ठीक है, लगभग 100 रुपया या फिर तो उससे प्लस जो है वो रेट है, ठीक है, खूब जो है उसका डिमांड हो रहा है, खूब मांग बढ़ गया है, ठीक है, टमाटर का। तो ऐसे में लोग देखेंगे अरे इसका इतना रेट है, इतना जो है डिमांड है, क्यों ना हम लोग टमाटर का ही खेती करें। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंग्रेज देखा कि यूरोपीय बाजार में किस चीज का डिमांड ज्यादा है, ठीक है, उन चीजों पर जो है वो ये लोग खेती करवाना शुरू कर दिया। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो अफीम और नील की खेती पर ज्यादा जोर लगाने लगे। ठीक है, मतलब जो है कि अफीम और नील जो है वो काफी यूरोपीय बाजार में जो है वो मांग था, और कच्चा रेशम, कपास, अफीम और चाय का व्यापार जो है वो कंपनी के लिए भारी मुनाफे का जो है सौदा रहा। मतलब जो है कंपनी यहाँ क्या किया, चीज का जो है खेती करवाने लगा, तो कच्चा रेशम का यहाँ से डिमांड ज्यादा था, कपास का, और अफीम और चाय ये दो और भी बढ़ गया। इससे कंपनी को काफी जो है वो फायदा होता था। तो कंपनी सोचा कि क्यों ना इसी चीज का जो है खेती करवाया जाए। तो कच्चा रेशम का जो है वो प्रयोग ब्रिटेन के बुनकर द्वारा किया जाता था, लेकिन वहां के रेशम जो है वो उत्पादन नहीं किया जाता। देखिए क्या वो यहाँ बोले कि कच्चा रेशम का प्रयोग कौन करता था, जो यहाँ से कच्चा रेशम लेके जाया जाता था भारत से, तो उसका प्रयोग जो है वो ब्रिटेन के बुनकर लोग के द्वारा किया जाता था। मतलब ब्रिटेन के जो है बुनकर लोग, वो लोग जो है वो कच्चा रेशम का जो है प्रयोग करता था। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो, लेकिन ये रेशम वहां उत्पादन नहीं किया जाता था। कहाँ नहीं किया जाता था? ब्रिटेन में। ठीक है, तो यह बात कपास के साथ भी था। अफीम की तस्करी चीन में को किया जाता था, मतलब जो है अफीम जो है वो अधिकतर चीन को बेचा जाता था। ठीक है, जबकि कंपनी चाय के लिए जो है चीन पर निर्भरता कम करना चाह रहा था। कंपनी सोच रहा था कि चाय जो है वो चीन से आता है, ठीक है, तो चीन से ना आके जो है कि चाय का वगैरह का खेती जो है हम लोग भारत में करवा, भारत से लेके जाओ। और रंगाई के लिए नील की जो है आवश्यकता पड़ा, है ना, कि नील जो है हम लोग का चाहिए, तो नील जो है वो उसका भी खेती करवाना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 शताब्दी तक जो है अंग्रेज किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए किसान को बाध्य करते थे कि तुम लोग ये चीज लगाओ, फिर ये चीज लगाओ। मतलब अलग अलग किसान, मतलब अलग अलग जो है वो खेती करने के लिए जो है बाध्य करते रहता था कि कभी इस चीज का खेती करो, कभी इस चीज का। तो बंगाल में पटसन हो गया, असम में चाय हो गया, और संयुक्त प्राप्त जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में और पंजाब में कपास, है ना, मद्रास में चावल। ये सारा चीज पर जो है कंपनी जो है दबाव डालने लगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वो खेती करवाने लगा। और अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खेती करवाता था, है ना, मतलब जो चीज का जरूरत हो उस हिसाब से जो है वो खेती करवाता था। ठीक है, अब हम इसी तरह से एक फसल नील के उत्पादन के बारे में समझेंगे। फिर नील की खेती जो है वो ये बहुत जो है बुरा, और भी जो है यहाँ के देश के लिए, लोगों के लिए जो है काफी जो है वो
एक तरफ देखा जाए ना, नील की खेती करने से काफी जमीन जो है बंजर हो जाता था, 1 से 2 बार में जो है जमीन पूरा पूरा खत्म हो जाता था। तो ये नील का खेती में भी जो है ये लोग जोर डालना शुरू कर दिए। हम लोग जानेंगे कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत चाय और चीन से कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और यह अधिनियम के तहत अंग्रेज को यह इजाजत मिल गया कि वह भारत में जो है भूमि खरीद सकता है और बागान लगा सकता है। भारत का पहला चाय का बागान जो है 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया था, और असम चाय जो है वो कंपनी पहला चाय कंपनी था। यहाँ से जीके निकल रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। और कंपनी ने जो है वो चाय बागानों की आवंटन व्यक्तियों की कंपनियों को कर दिया, और चाय बागान को काम करने के लिए छोटा नागपुर से जो है या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों से जो है वो बंधुआ मजदूर जो लाया जाता था, ठीक है। बंधुआ मजदूर जो है कि यानी कि उसको जो है कि एक तरफ से जो है कि यहाँ अपने पास बुला के, ठीक है, और 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 1 साल के लिए जो है वो रख लिया जाता था काम के लिए, बंध जाता था, ठीक है। अब भारत में नील का उत्पादन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भारत में नील की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है, काफी पहले से हो रहा है। नील मुख्यतः जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, मतलब उष्ण क्या हो रहा है, ठीक है, उष्ण मतलब जो है यहाँ कि थोड़ा सा गर्मी, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी होना चाहिए, ठीक है। उस तरह के 13वीं सदी तक जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और आदि देशों में कपड़ा के रंगाई के लिए ज्यादातर जो है भारत का नील का जो है प्रयोग किया जाता था। काफी अच्छा भी भारत का नील होता था, और यूरोपीय देशों में भारतीय नील का बहुत ज्यादा डिमांड था। भारत का नील का जो है वो की बात ही अलग था, और इसकी कीमत जो है काफी ऊंचा भी था। और इसका प्रमुख कारण था कि यहाँ का भारतीय नील के जो है वो क्वालिटी है ना, क्वालिटी काफी अच्छा हुआ करता था, जिससे कि कपड़ा में काफी अच्छे से भी जो है चमक आ जाते थे, ठीक है। मारिस का काटन छाप, ये अलग अलग जो है वो छाप वगैरह कुछ कुछ का है। अब यूरोप तक जो है ना, यूरोप तक पहुंच पाता था, ठीक है। मतलब देखिए कि यहाँ क्या बोला गया है कि साथ ही या कम मात्रा में ही जो है कि यूरोप तक जो है पहुंच पाता था, मतलब यूरोप में जो है भारत का नील जो है वो काफी कम मात्रा में पहुंच पाता था। अब यूरोपीय देश में जो है कपड़े रंगने के लिए ओड 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 नामक पौधा का प्रयोग करता था। मतलब जो यूरोपीय देश है, जैसे भारत का नील जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन ये उतना जो है यूरोप के बाजार में नहीं पहुंच पाता था, कम पहुंच पाता था। तो इसके जगह पर जो है यूरोपीय देशों क्या करता था, अपने कपड़े को रंगने के लिए ओड नामक एक पौधा था, और उस पौधा का प्रयोग करता था अपना कपड़ा को रंगने के लिए, जो कि शीतोष्ण मतलब ठंडे के समय में उगाया जाता था। और यूरोप के व्यापारी यह चाहते थे कि नील का आयात पूरी तरह से जो है पाबंदी लगा दिया जाए। मतलब यूरोप के लोग क्या चाहता था कि जो भारत से नील आता है ना, उस पर जो है काफी जो पूरा का पूरा जो है वो पाबंदी लगा दिया जाए, ताकि हम लोग का ओट्स वाला जो नामक पौधा है उससे जो हम लोग बेच पाएंगे, और उससे जो है कि हम लोग का जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसके लिए उसने सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ओट्स के व्यापारियों ने भारतीय नील के आयात पर आर्थिक नुकसान का जो है सामना करना पड़ रहा था। मतलब जो है कि भारत से जो नील आ रहा था वो काफी अच्छा था ना, तो अब कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा को ही खरीदेगा, तो अच्छा वाला जा रहा था, तो ओड वाला का जो है बिक्री कम हो गया था। तो काफी जो है सरकार पर दबाव बनाने लगा कि नहीं से नहीं लाना है, भारत से नहीं लाना है नील, ठीक है। तो ओड से मिलने वाला रंग काफी जो है फीका होता था, जबकि भारत का नील का रंग जो है काफी चमकदार हो जाता था। और यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े को पहनना काफी पसंद भी करते थे। 17वीं शताब्दी तक जो है नील के आयात पर लगी पाबंदी पर छूट के लिए सरकार भी तैयार हो गया, ठीक है। मतलब देखिए कि यहाँ क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में नील के आयात पर जो है पाबंदी लगा दिया गया था, ठीक है। और पाबंदी को हटाने के लिए सरकार तैयार हो गया, नहीं से अब जो है वो पाबंदी हटा दिया जाए। इसी समय कुछ अन्य देश नील की खेती भी शुरू कर दिया था, जैसे कि ब्राजील में पुर्तगाली, है ना, उसी तरह से जमैका में ब्रिटिश, और वेनेजुएला में स्पेनिश, और सेंट में ड्यूमिंग्यू और फ्रांसीसी लोग जो है नील का खेती भी शुरू कर दिया था। उत्तरी अमेरिका में बड़े विभाग में भी नील का खेती जो है शुरुआत हो गया था। अब 18वीं शताब्दी के शुरू से में जो है ब्रिटेन औद्योगिकरण के शुरू से ही जो है कपास का मांग में भारी वृद्धि हुआ था, आज जिससे कि कपड़े का भी उत्पादन बढ़ने लगा था, है ना। कपड़ा भी जो है काफी जो है उत्पादन हो रहा था भारत में, और अब कपड़े को रंगने के लिए अच्छा नील भी चाहिए, तो भारतीय नील का काफी भी जो है वो मांग भी हो गया था। और इसी बीच में जो है वेस्ट इंडीज, अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचने वाले नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गया, है ना। मतलब अमेरिका से जो ब्रिटेन जो नील पहुंचता था वो भी जो है बंद हो गया, जिससे कि ब्रिटेन के रंगरेज परेशान, है ना, यहाँ सॉरी अंग्रेज होना चाहिए मे भी, है ना, अंग्रेज जो है वो परेशान हो गए, और वे नील के अन्य स्रोत की तलाशी करने लगे, अरे सब जगह से तो नील खत्म हो गया, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग जो है कि ब्रिटेन को जो है दिलचस्पी बढ़ गया भारत में। तो ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी ये क्या हो कि जब यूरोपीय में भारत का नील की मांग बढ़ने लगी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नील की खेती की दिलचस्पी भी बढ़ने लगा। भारत में नील का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है मार्ग का प्रस्थ करने लगी, ताकि नील व्यापार जो है वो काफी, इससे जो है कंपनी कमा पाएगा, काफी मुनाफा कमा पाएगा। अब बंगाल में उत्पादित नील जो है वो काफी अच्छा क्वालिटी का होता था।
तो अब यहाँ आता है बात कि जिसकी मांग पूरा यूरोप के बाजार में सबसे ज्यादा था, भारत का नील का जो है वो मांग डिमांड काफी जो है ज्यादा था। और 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती को भारी जो है वो बढ़ोतरी भी हुआ था। नील का खेती जो है काफी तेजी और काफी ज्यादा होने लगा था। और कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट भी जो है नील के व्यापार में जो है वो बड़ी रकम जो है वो निवेश करने लगे थे, कि जो है कि अलग अलग और भी जो इन्वेस्ट करने लगे थे। और कई अफसर तो नील के व्यापार के लिए कंपनी में नौकरी छोड़ दिया, है ना, कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे, नील का जो है व्यापारी करेंगे, नील का जो है वो खेती जो करता है यहाँ से ले जाके अपने देश में बेचेंगे, नौकरी तक छोड़ दिया, है ना, इतना फायदा इससे हो रहा था नील से। तो विदेश से भी जो है बहुत सारे लोग जो है भारत आकर नील का बागान में जो है पैसा इन्वेस्ट करने लगे, है ना। कंपनी जो है वैसे लोग को जो है कर्ज देने लगा, जिसके पास नील की खेती करने के लिए जो पैसा नहीं था, मतलब नील का खेती करने के लिए पैसा नहीं था, उसको कंपनी जो है पैसा दे रहा है कि तुम करो किसका खेती, नील का खेती। और नील की खेती के लिए दो मुख्य तरीके थे, पहला नीज और दूसरा रेती। नीज यानी कि लीज हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है वो, और रेती मतलब जिसका अपना बाप का जो है या फिर तो अपना जमीन है। नीज बागान के मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन क्या करते थे, और जमीन कम पड़ने पर वे दूसरे के जमीन को भाड़े पर ले जाते थे, ठीक है, और उसमें जो है मजदूरी करवाते थे, मतलब लीज लेके दूसरे के जमीन। लेकिन नील की खेती में नीज यानी कि लीज में जो लेता था, उस खेती में क्या परेशानियां था। तो नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही किया जा सकता था, जो भूमि उपजाऊ है वहीं खेती होगा नील का, बाकी बंजर भूमि में नहीं होगा। तो उपजाऊ भूमि पहले से ही काफी जो है अधिक आबादी मौजूद था, मतलब जहां जहां उपजाऊ जो भूमि था वहां काफी लोग पहले जो है उस पर अपना अधिकार जो है जमा रखा था, मतलब वहां मौजूद थे। जिसके कारण से बगान के मालिक को जो है नीज के लिए जो है वो छोटे मोटे ही खेत वगैरह मिल पाता था, ज्यादा बड़ा बड़ा मिल नहीं पाता था। हालांकि उन्हें नील की खेती के लिए जो है बड़े भूखंड की जरूरत पड़ता था, मतलब नील का अगर खेती करना है तो काफी लंबा चौड़ा जो है वो जगह होना चाहिए। और अपनी जरूरत के पूरा करने के लिए उन्होंने नील की फैक्ट्री को इर्द गिर्द जमीन में जो है पर जमीन लेने लगे, मतलब जहां जहां नील का जो है फैक्ट्री वगैरह था उधर ही जो है जमीन लेने लगे, ठीक है, ताकि जो है कि और भी आसानी से जो है कि हम लोग चीजें को ला पाएंगे और जल्दी से मतलब ये नील बना पाएंगे। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द, मतलब जो नील का जो फैक्ट्री होता था उसके आसपास में ही जो है जमीन लेने की कोशिश करने लगा, ठीक है, लीज में, ठीक है। और वहां के किसान को जमीन से हटवा दिया गया, ठीक है, मतलब अंग्रेज क्या किया कि वहां जो जहां मतलब नील का जो फैक्ट्री था बैठा हुआ, वहां अगल बगल में जो है कि उस जमीन को लेने लगा नील की खेती करने के लिए, और वहां जो जो पहले से रह रहा था किसान उसको वहां से हटा दिया। और इसके कारण जो है बंगाल के मालिक और किसान के बीच में जो है काफी जो है टकराव भी हुआ करता था। अब आगे क्या बात हुआ कि बड़े बागान के लिए काफी संख्या में मजदूर की आवश्यकता होती थी, बड़ा बड़ा बागान है तो उसमें ज्यादा मजदूर भी चाहिए, और ये आवश्यकता उस समय अधिक होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त था, मतलब धान की खेती में जब किसान व्यस्त हो जाता था उसमें जो है कि ज्यादा लोग उसको नहीं मिल पाता था, है ना। तो इसके अतिरिक्त नीज की खेती के लिए बड़े पैमाने पर हल बैल की भी जरूरत होता था, और 1 बीघा जमीन के लिए जो है 2 हल चाहिए होता था। और अगर जमीन का 1000 बीघा होता था तो उसमें जो है कि 2000 हलों की आवश्यकता होता था, और हल को जो है खरीदार और उसका रख रखाव दोनों मुश्किल हो रहा था। नील की खेती के समय समय पर जो है वो किसान अपने हल बैल के साथ में जो है वो व्यस्त रहा करते थे, तो काफी जो है परेशानियां भी था, है ना, इसमें। अब उसके बाद आता है कि रेतवाड़ी जमीन पर खेती, है ना, रेतवाड़ी में जमीन की खेती कैसे होता था। तो रेतवाड़ी जो अपना था, ठीक है, तो रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत रेतों के बगान मालिक के साथ अनुबंध करना पड़ता था, ठीक है, यानी कि अनुबंध के बाद बगान मालिक उन्हें नील उत्पादन के लिए जो है वो कम ब्याज दर पर जो है कर्ज देते थे कि नील की खेती करो, और रेत को जो है अपनी जमीन का 1/4 हिस्सा में जो है नील का खेती पर करना पड़ता था, ठीक है, मतलब जितना जिसके पास जो है रेती जमीन था, ठीक है, उसका अपना जमीन था, तो 4 भाग में जो है ना, 1 भाग में कम से कम तो नील की खेती करना ही होगा। किसान फसल उत्पादन के बाद बगान के मालिक को सौंप देते थे, और उसके नील की बेहद कम मिलता था। देखिए नील का जो है वो काफी डिमांड था, लेकिन यहाँ जो है किसानों से बहुत कम कीमत में खरीदा जाता था, जिसके कारण जो है किसान कर्ज के चंगुल से जो है निकल ही नहीं पाते थे। और बगान के मालिक को जो है इस इच्छा होती थी कि किसान अपना सबसे अच्छी जमीन जो है वो नील की खेती करे, ठीक है, मतलब बंगाल के मालिक चाहता था कि किसान लोग जो है वो जो अपना सबसे अच्छा जो जमीन है उसमें वो अपने नील का खेती करे, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि नील की जड़ें जो है काफी गहरी होने के कारण जो है मिट्टी की उर्वरकता सारा का सारा जो है खींच लेता था, है ना। और नील की कटाई के बाद भी जो है उस भूमि में धान लगाता था तो अच्छा से रोपाता नहीं था, मतलब अंदर नहीं जाता था, क्योंकि जड़ वगैरह जो है काफी रहता था। तो उसके बाद जो है नील विद्रोह होने लगा, ठीक है, नील का खेती नहीं करने के लिए विद्रोह वगैरह ये चीज होने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन में जो है किसान ने अंग्रेजों, है ना, जो अंग्रेज थे अंग्रेजी शासन के एवं जमींदार के खिलाफ में कई विद्रोह भी करने लगे। इसमें नील विद्रोह जो था वो पहला किसान विद्रोह था, मतलब किसानों के द्वारा जो है सबसे पहले बार जो है वो विद्रोह किया गया, वो नील विद्रोह था, है ना। यह आंदोलन जो है बंगाल के नदिया जिले से
नदिया जिला का जो है गोविंदपुर गांव है, वहां से ये नील का विद्रोह जो है वो स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, अब यह आंदोलन पूरी तरह से जो है अहिंसक था, है ना, अहिंसक तथा इसमें जो है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के जो है इसमें लड़ा था। ठीक है, और मार्च 1859 ईस्वी में जो है वो सैकड़ों रेत ने जो है नील की खेती करने और बगान के मालिक को जो है लगान चुकाने से इनकार कर दिया कि अब जो है कि ना तो हम लोग नील की खेती करेंगे, नहीं तो हम लोग जो है वो लगान देंगे। नील की फैक्ट्रियां को निशाना बनाया गया, बगान के मालिकों के लिए जो है वो काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार भी किया गया, लगान वसूल करने वाले गुमास्ता को पिटाई किया गया। गुमास्ता क्या होता था? तो गुमास्ता जो है वेतन भोगी एक ये होता था, वेतन से मतलब उसको जो है वेतन दिया जाता था और वो जो है कि देख रेख करता था। ठीक है, कि नील का जो है खेती करके दूसरा कोई तो नहीं बेच रहा है, इस तरह से चीजें किया करता था। ठीक है, तो गुमास्ता को जो है पिटाई किया गया था और कई जमींदारों पर जो है जमींदारों ने इस आंदोलन में रेती के साथ भी दिया। वे किसान को एकजुट करने के लिए गांव-गांव घूमने भी लगे थे और 1860 के ईस्वी की शुरुआत में यह आंदोलन काफी, है ना, बंगाल के और अन्य जिलों तक जो है वो फैल गया था, जहां की नील की खेती होती थी। और विद्रोह जो है वो धीरे-धीरे जो है वो बुद्धिजीवी यानी सभी लोगों पर जो है वो अपना भूमिका भी निभाया और उन्होंने जो है वो रेतों की दुर्दशा और बगान के मालिक को अत्याचार पर जो है प्रकाश भी डालना शुरू किया। अब कई जगह बगान के मालिक की सुरक्षा के लिए जो है सेना का भी इस्तेमाल किया गया कि बगान के मालिक को जो है वो सुरक्षा दिया जाए। नील उत्पादन व्यवस्था में जो जांच की एक सिटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का भी जो है गठन किया गया था 1860 ईस्वी में, जिससे कि बगान के मालिक को जो है इस स्थिति के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया गया। अधिसूचना जारी किया गया और रेत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ये सभी विवाद को निपटान जो है वो पूरा विधिवत तरीका से जो किया जाएगा। आयोग ने रेतों के जो है वर्तमान अनुबंध को पूरा करके जो है अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद करने की भी जो है बात बोल दिया और किसान की एकजुटता के कारण जो है बंगाल के लगभग सभी नील फैक्ट्री जो था बंद हो गया था। और अब बंगाल के जो है जो बगान के जो मालिक होते थे वो बंगाल छोड़कर बिहार की ओर ध्यान देने लगा और वो जो है वो बंगाल वाली परेशानी अब बिहार में आने लगा। जिस तरह से बंगाल में परेशानी था वो बिहार में चला गया और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के नील की खेती के मुद्दा बना और महात्मा गांधी नील बगानों के मालिकों के विरुद्ध में जो है 1917 ईस्वी में जो है वो चंपारण से ये आंदोलन भी शुरुआत कर दिए थे। तो इस प्रकार से जो है था इस चैप्टर का जो है वो काफी चीजें हम लोग समझ चुके थे और नील का जो है खेती कैसे होता था वो चीज को एक बार देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो नील का खेती सबसे पहले तो देखेंगे कि बगान, है ना, बगान मालिकों की फैक्ट्री के समीप में नील गांव होते थे। ठीक है, जो बगान मालिक की फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री के समीप में नील का भी गांव होता था और कटाई के बाद सीधे पौधे के जो है कारखाना के स्थित हौद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए ये 3 तरह का जो है वो, है ना, 3 या 4 तरह का कुंड की आवश्यकता पड़ता था और सभी हौद जो है वो हौद का काम जो था वो अलग अलग था, हर हौद का अलग अलग काम था। पहला हौद का काम क्या था? तो पहला हौद जो था नील के पौधे की पत्ती को तोड़कर और सीधे जो है वो गर्म पानी में जो वहां डाल दिया जाता था, कई घंटा तक डुबा के रखा जाता था और इस हौद को किन्विन स्टीपर कुंड बोला जाता था। और जब जो है पौधा का किन्विन हो जाता था, मतलब गल वगैरह जाता था, तो वह द्रव बुलबुले उठने लगते थे और इसके बाद जो है सड़ी हुई पत्ता को जो है बाहर निकाल देता था। ठीक है, अब पत्ते को बाहर निकाल दिया तो द्रव बच गया। अब द्रव को जो है वो छान लिया जाता था और उसके बाद जो है दूसरा हौद जिसको बीटर वाट बोला जाता था, पहले हौद के ठीक नीचे होता था। ठीक है, और इस हौद में जो है वो घोल लगाकर हिलाया जाता था इस तरह से और पैडल से जो है खंगाला जाता था। धीरे धीरे नील के जो है पपड़ी जो है जम जाता था और ऊपर में जो है साफ साफ जो है वो नील दिखाई देता था। अब वो द्रव को जो है फिर छान के जो है वो बाहर तीसरा हौद में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, तीसरा हौद में जो कि नीचे जमी हुई नील गाद तीसरे कुंड में डाल दिया जाता था और यह जो है निचोड़ कर बिक्री के लिए फिर सुखा दिया जाता था। मतलब इस तरह से जो है वो नील का खेती किया जाता था। नील के पौधे की हौद जो है हौद तक जो है औरत उसको ढो ढो के लाती थी अपने माथे में और हौद में जो है वो हिलाने वाला खड़ा होता था नील का मजदूर। हौद में जो है पड़े घोल को हिलाने के लिए जो है इस्तेमाल होने वाला पेंडल जो है ये रखा हुआ है, इस तरह से इसको हिलाता था। ठीक है, और बिक्री के लिए तैयार नील को जो है यहाँ आप उत्पादन के आखिरी मतलब जो है इस तरह से जो है वो पेटी में बंद कर दिया जाता था और उसके बाद बिक्री के लिए भेज दिया जाता था। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग पूरे पूरे खत्म कर दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो आप पीछे रिवर्स वीडियो करके देख सकते हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग जो है वो इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये चीज आप पूरा समझ लीजिएगा तभी जो है क्वेश्चन आंसर आपको करने में मजा आएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झार।